आज हम समझेंगे कि परिस्थिति तंत्र सेवाएं क्या होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे परिस्थितिकी तंत्र सेवा, ये क्या होती हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, परिस्थितिकी तंत्र सेवाएं आखिर होती क्या है। ये वो सेवाएं होती हैं जो लोग और पर्यावरण के कल्याण के लिए आवश्यक होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसी सेवा जो लोगों के लिए प्लस पर्यावरण के लिए कैसी हो, लाभकारी हो, लाभकारी हो। तो ऐसी सेवाओं को हम परिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अंतर्गत रखते हैं। परिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मोटे तौर पर हम देखें तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। 4 भागों में अगर हम इसको देखेंगे तो इसके 4 भाग कौन कौन से बनते हैं, जरा एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आता है सेवाओं का प्रावधान। सबसे पहला कौन सा है, सेवाओं का प्रावधान। सेवाओं का प्रावधान, आखिर ये सेवाओं का प्रावधान क्या होता है, पहले इसे समझेंगे। परिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त जो उत्पादक होते हैं, तो यहां पर समझ सकते हैं जो उत्पादक इसमें आते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं ऊर्जा। सेवाओं के प्रधानता, सेवा के तौर प्रधानता के तौर पर जिनको रखा जाए। समुद्री भोजन इसके अंतर्गत आ सकता है, जैविक चिकित्सा इसके अंतर्गत आ सकती है, परिवहन आ सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा इसके अंतर्गत आ सकता है। लेकिन मूल तौर पर देखें तो ऊर्जा तो प्राथमिकता हम सबसे पहले देंगे, तो जो परिस्थितिकी तंत्र से उत्पादक के तौर पर आते हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट जो आता है जो हमारा, वो आता है सेवाओं की विनियमित करना। तो सेवाओं को विनियमित करना इसके अंतर्गत आता है। सेवाओं को विनियमित करना, विनियमित करना। सेवाओं को विनियमित करने का मतलब क्या है कि परिस्थितिकी तंत्र प्रक्रिया के नियमन से जो प्राप्त लाभ प्राप्त होता है उसके अंतर्गत रखा जाता है। विनियमन से प्राप्त मतलब बाढ़ की रोकथाम करना, बाढ़ की रोकथाम इसके अंतर्गत आएगी। विनियमन सेवाओं के तौर पर जिसको जलवायु विनियमन आ सकता है, कीटनाशकों और रोगजनक का नियंत्रण करना इसके अंतर्गत आ सकता है, जलवायु विनियमन आ सकता है, जलवायु विनियमन इसके अंतर्गत आएगा। और अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको बताया भूक्षरण नियंत्रण इसके अंतर्गत आ सकता है, कीटनाशकों और रोगजनों का नियंत्रण इसके अंतर्गत हम रखेंगे। तीसरा जो होगा, ये 4 भागों में बटा हुआ है। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा होता है आपका सांस्कृतिक सेवाएं। सांस्कृतिक सेवा इसके अंतर्गत आती है। सांस्कृतिक सेवाएं कौन सी होंगी, जो परिस्थितिकी तंत्र के प्राप्त अभौतिक लाभ से प्राप्त होती है, जैसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक तौर पर मनोरंजन इसके अंतर्गत आएगा, मनोरंजन आ सकता है, विरासत इसके अंतर्गत आ सकती है। ये सभी के सभी तत्व जो होंगे वो इसके अंतर्गत आध्यात्मिकता को भी इसमें हम रखेंगे। और चौथे तौर पर अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो चौथे तौर पर देगा सहायक सेवाएं इसके अंतर्गत आएंगी। सहायक सेवाओं को हम यहां पर रखेंगे। सहायक सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो अन्य सभी परिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों के लिए जो आवश्यक होगा वो सभी की सभी सेवाएं इसके अंतर्गत रखी जाएंगी, जैसे जैविक विविधता का रखरखाव, पोषण तंत्र का पुनर्कार्यक्रम या प्राथमिक उत्पादकता को यहां पर रखा जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि परिस्थितिकी तंत्र को समझना कैसे आवश्यक है, तो परिस्थितिकी तंत्र की अगर हम संरचना को देखें, परिस्थितिकी तंत्र को मूल तौर पर अगर हम देखें तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। परिस्थितिकी को अगर हम देखें तो हम इसको मूल तौर पर समझने के पर्पज से देखें तो हम इसको संरचना के आधार पर देख सकते हैं। हम इसको देखें तो इसको हम कार्य के तौर पर भी देख सकते हैं। बात आती है संरचना के आधार, संरचना के आधार पर पिछली क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं, हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, अजैविक और जैविक। अजैविक घटक जो मूल तौर पर भौतिक होते हैं, भौतिक घटक के तौर पर भी इनको जाना जाता है। जितने भी भौतिक घटक है वो इसके अंतर्गत आएंगे।
जैविक अकार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत आएंगे, जैविक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत आएंगे। जबकि जैविक कारक को अगर हम देखेंगे, जैविक घटक को देखेंगे, तो ये स्वपोषक, उपभोक्ता और अपघटक के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं, जिनकी बात हम पिछली क्लास में विस्तार से कर चुके हैं। बात करते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर देखेंगे तो हम इनको खाद्य श्रृंखला, जिसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, खाद्य जाल इसके अंतर्गत आएगा। खाद्य श्रृंखला को कार्य के तरीके देखा जा सकता है, खाद्य जाल को देखा जा सकता है। ऊर्जा प्रवाह इसके अंतर्गत आएगा, ऊर्जा प्रवाह को प्राथमिकता दी जाएगी। पोषण चक्र इसके अंतर्गत आएगा। पारिस्थितिकी जितने पिरामिड हैं और जैविक रासायनिक चक्र हैं, उनको भी यहां पर रखा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पिरामिड, कौन से? पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। सीधे पिरामिड है, उल्टे पिरामिड है, कैसे हैं? जैव रासायनिक चक्र को यहां पर रखा जाएगा, जैव रासायनिक चक्र को यहां पर हम प्राथमिकता देंगे। दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जैविक घटक। जैविक घटक की अगर हम बात करेंगे तो जिसकी बात मैं पिछली क्लास में भी आपके साथ कर चुका हूं, उसको अगर समझें तो जैविक घटक, जैविक घटक को मैंने अभी बताया कि हम इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है उत्पादक। पहला क्या होता है? उत्पादक। हम इसको एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्वपोषी, या हम इसको स्वपोषी भी कह सकते हैं। स्वपोषी के तहत भी इसको जान सकते हैं। ये कैसे होते हैं? ये जीव प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से निर्जीव स्रोतों या कार्बनिक स्रोतों से देखा जाए अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। तो अब ये कह सकते हैं, ये अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन या तो प्रकाश संश्लेषण, मूल तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, सॉरी, यह रासायनिक संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे इसका सटीक एग्जाम्पल। दोस्तों, घास हो गई, छोटे छोटे शैवाल हो गए, समुद्री शैवाल हो गए, ये सभी के सभी इसके एग्जाम्पल के तहत बात आती है कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते, और हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा ग्रहण की जाती है, जिसका उपयोग पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को ऑक्सीजन और ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु 6CO2 ये जल के साथ क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। और ग्लूकोज प्राप्त होता है 6,6H12O6, इसको ये प्राप्त करते हैं और उससे ऑक्सीजन के 6 अणु अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहां पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश आया, सीधा पौधों पर पड़ा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उससे क्या हुआ? शर्करा प्राप्त हुआ, चीनी प्राप्त हुई, और इससे जल का स्रोत प्राप्त हुआ। और किसको प्राप्त हुई? वो ऑक्सीजन के अणु टूटे, जो मैंने अभी आपको बताया। ये ऑक्सीजन के अणु जो हैं, ये ऑक्सीजन के अणु जो हमारे लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, और शर्करा जो मैंने अभी बताया जो टूट के अणु अणु के रूप में अलग हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण को मूल तौर पर प्रभावित करने वाले कारकों को अगर हम देखेंगे तो हम उनको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक, किसको? प्रकाश संश्लेषण। किसकी बात हो रही है?
प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आंतरिक तौर पर पादप और बाहरी दोनों कारकों को मूल तौर पर प्रभावित करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि पहली तौर पर हम इसको आंतरिक कारक के तौर पर देखेंगे। आंतरिक कारक के तौर पर कैसे प्रभावित? पत्तियों की संख्या, ध्यान से समझना, इसकी संख्या, पत्तियों की संख्या इस पर निर्भर करती है, उनके आकार का निर्भर करता है, आयु निर्भर करती है, और अभिविन्यास के तौर पर मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं और क्लोरोप्लास्ट। ये आंतरिक तौर पर देखा जाए तो सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा के आधार पर इनको डिसाइड किया जाए। बाह्य कारक के तौर पर हम देखें तो बाह्य कारक के तौर पर हम देख सकते हैं जो आवश्यक होते हैं। बाह्य कारक पर सबसे पहले तो प्रकाश है, और प्रकाश में हम कहेंगे सूर्य, प्रकाश का मकरा, टेम्परेचर, सांद्रता, पानी की उपलब्धता, ये सभी मूल तौर पर आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले मूल कारक कौन कौन से हैं? तो दो तरीके से हो गए, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। बाहरी आंतरिक तौर पर देखना चाहिए, पत्तियों की संख्या निर्भर करती है पेड़ पौधों की, उनके आकार निर्भर करता है, आयु की कंडीशन निर्भर करती है, अभिविन्यास निर्भर करता है, ये सभी मूल तौर पर कारक है। बाह्य कारक के तौर पर जिस जगह वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिस पेड़ पौधे के साथ हो रही है वहां पर टेम्परेचर निर्भर करेगा, सूर्य का प्रकाश निर्भर करेगा, वहां की सांद्रता निर्भर करेगी, पानी की उपलब्धता आदि चीजें यहां पर निर्भर करती हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोक दिया जाए तो पृथ्वी पर बहुत कम भोजन और अन्य कार्बनिक पदार्थ रह जाएंगे, अधिकांश जीव नष्ट हो जाएंगे, और समय के साथ पृथ्वी का वायुमंडल लगभग गैसीय ऑक्सीजन से रहित हो जाए। लाखों वर्षों पहले पौधों द्वारा निष्पादित प्रकाश संश्लेषण के द्वारा देखा जाए तो उत्पादित ऊर्जा जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला, तेल, गैस के लिए जिम्मेदार है, जो औद्योगिक वर्ग की शक्ति को मूल तौर पर प्रदान करता है। अगर हम इसको थोड़ा आगे देके चलें तो बात आती है रासायनिक संश्लेषण कि आखिर रासायनिक संश्लेषण क्या। फिर रासायनिक संश्लेषण के बारे में एक प्रक्रिया है। फिर रासायनिक संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोब चीनी खाद्य बनाता है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो देखिए, जलीय तापीय छिद्र के द्वारा और शीतल रिसाव के द्वारा रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगर हम यहां पर आते हैं तो जल तापीय छिद्र द्वारा तथा शीतल रिसाव के कारण समुद्री तल से रासायनिक जल का उद्भव होता है। आप जलीय ताप के आधार पर देखें या शीतलता के आधार पर देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर जलीय ताप छिद्र के द्वारा और वहां पर शीतल रिसाव के कारण समुद्र जल से तल से क्या होता है? रासायनिक जल का उद्भव होता है। कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा का उत्सर्जन रासायनिक संश्लेषण के कारण माइक्रोब्स द्वारा रासायनिक ऊर्जा का संश्लेषण किया जाता है, जो प्रतिक्रिया के दौरान क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। देखिए, उत्सर्जित होता हुआ यह दिखाई दे रहा है। माइक्रोब्स कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के अकार्बनिक तत्व को कार्बन तत्व में क्या कर देता है? बदल देता है, और माइक्रोब चीनी के खाद्य के रूप में टूटा, और ट्यूमर कृत्रिम तथा कोणे द्वारा माइक्रोब को आहार के तौर पर यह बनाया जाता है, जहां पर यह रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती है, वहां केम रिएक्शन होगी दोनों साइड में। हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक संश्लेषण, इसके बारे में हम ये कहें कि यह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कह सकते हैं बैक्टीरिया और अन्य सजीव जीवों के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में आमतौर पर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रसायनों का उपयोग करके भोजन जहां बनाया जाता है वो रासायनिक संश्लेषण के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म जीवों जो अंधेरे नक्षत्र में रहते हैं अपने भोजन का उत्पादन करने के लिए केमोसिंथेटिक का उपयोग करते हैं, और उन्हें केमोसिंथेटिक ऑन्टोफैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जीव मूल तौर पर सल्फर नाइट्रेट, नाइट्रेट और अन्य सामान्य यौगिक जैसे अकार्बनिक रासायनिक के ऑक्सीकरण के द्वारा अपनी ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं और मूल तौर पर ऊर्जा को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। दोस्तों, बात आती है कि आखिर इनके आधार पर इनको डिवाइड किया जाए
उपभोक्ताओं की श्रेणी के आधार पर कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, जिसकी बात मैं आपसे पिछली क्लास में भी कर चुका हूं कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता किस आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। हम बात करेंगे आज कि डिकम्पोजर क्या होता है, अपरदहारी क्या होता है। हेडिंग डालेंगे डिकम्पोजर। कंपोजर, डिकम्पोजर क्या होता है? ये एक ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों, जानवर हो, पौधे हो या अन्य जीवित प्राणियों को खाते हैं और मृत कार्बन को सरल यौगिक में तोड़ देते हैं। ये कह सकते हैं ये जीव कैसे होते हैं? ये जीव जो होते हैं मृत जीवों को खाते हैं। जब ये खाते हैं तो प्रक्रिया के विघटन के चरण होते हैं बहुत। अगर विघटन के चरण के आधार पर देखें, क्योंकि किसी भी मृत जीव को अगर खाया जाएगा तो उसका क्या करा जाएगा? विघटन किया जाएगा। तो यहां पर आता है विघटन के कर्ण, विघटन के चरण कौन कौन से हैं, कितने चरणों के तहत यह गुजरता है। तो सबसे पहले हम आते हैं विघटन के चरण के। पहला होता है विखंडन। विखंडन सबसे पहले अपक्षय जैसे भौतिक कारकों और केचुए, मिलीपेड और कीड़े जैसे किडिकोरस को गतिविधियों के कारण देखा जाए तो कार्बनिक पदार्थ के बड़े बड़े छोटे टुकड़ों का टूटना संभव हो। तो यहां पर जो विघटन होता है, यहां पर विघटन करने में मूल रोल किसका होता है? हम कह सकते हैं अपक्षय जैसे। मूल तौर पर कौन होगा? अपक्षय जैसे जितने भी भौतिक कारक, जितने भी आपके भौतिक कारक, मूल तौर पर भौतिक कारकों में हम कह सकते हैं, भौतिक कारकों में हम कह सकते हैं एक केंचुआ हो गया सबसे सटीक एग्जाम्पल, मिलीपीड हो गया, मिलीपेड हो गया, ये सटीक एग्जाम्पल के तौर पर हो सकते हैं। कीड़े हो गए, ये क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ के बड़े बड़े हिस्से को छोटे छोटे रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर। दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, डिकम्पोजर जो होता है शर्करा, अमीनो एसिड और कार्बनिक एसिड जैसे घुलनशील पोषक तत्वों के सहित एंजाइम का श्रवण करता है और खंडित पदार्थों की संरचना को क्या करता है? रासायनिक रूप में मूल तौर पर यह परिवर्तित करता है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, जो तीसरा विखंडन होता है माइक्रोबियल अपघटन। यह हम कह सकते हैं अपचय कह सकते हैं, अपचय के तौर पर भी हम उसको जान सकते हैं। बैक्टीरिया और कवक जैसे डिकम्पोजर जो होते हैं, जो एंजाइम का श्रवण तो करते हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे मैक्रोमोलेक्यूल और हाइड्रोलिसिस को मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड और फैटी एसिड जैसे छोटे अणुओं में भी क्या कर देते हैं? उत्प्रेरित कर देते हैं। फिर वे उत्प्रेरित करते हैं और छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं? वो उत्प्रेरित करके तोड़ देते हैं। फिर ऊर्जा और विकास के लिए डिकम्पोजर जीवों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसका आगे जाकर क्या करा जाता है? उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया बनती है, चौथी प्रक्रिया सॉरी बेटा, वो कहलाती है आंद्रीकरण। यहां पर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीकरण और संघनन जैसी प्रक्रियाएं इसमें शामिल, जिससे क्या होता है? गहरे रंग के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे ह्यूमस के रूप में उपयोग किया और यही आगे जाकर खनिज का रूप ले लेता है। चौथा रूप हो गया जो आगे जाकर खनिज का रूप लेता है और अपघटन के समापन कार्बनिक पोषक तत्वों के खनिजीकरण के रूप में होता है, जो पौधों और अन्य जीवों के द्वारा अंतर्ग्रहण करने के लिए कार्बनिक रूप से क्या होता है? उपलब्ध होता है। अगर हम यहां पर अपघटन के तौर पर अगर हम देखें
तो हम ये कह सकते हैं कि अपघटन के मूल रूप जो निकल कर आते हैं उनको अगर हम तोड़ना चाहें, अपघटन के तौर पर हम देखेंगे तो आपने प्रक्रिया देखी, डिकम्बोज देखा, मूल तौर पर हम इनको इतने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी मूल तौर पर श्रृंखला। इस सबसे मेन बात आती है कि हमारी श्रृंखलाओं को अगर हमें आज समझना है कि श्रृंखला कितनी, हेड डालेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को समझेंगे कि आखिर खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय स्तर पर यह देखा जाए, तो हम इसको सबसे पहले कहां समझेंगे, उष्ण कटिबंधीय स्तर पर हम देखेंगे, लेवल पर ये भोजन और खाद्य जाल के एक स्थिति को संवर्धित करता है और भोजन संबंधों के आधार पर पदानुक्रमिक संरचना का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। वे स्तर जिनके माध्यम से खाद्य ऊर्जा जीवों के एक समूह से दूसरे समूह में गुजरती है उसे पोषी स्तर भी कहते हैं। तो यहां पर बात को जरा समझना बेटा, उष्णकटिबंधीय स्तर के आधार पर अगर हम देखेंगे तो हम यह कह सकते हैं यह भोजन या खाद्य जाल के स्थिति को क्या करता है, संबंधित करता है, जो भोजन संबंधों के आधार पर एक पदानुक्रमिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर बात आता है पोषी स्तर भी पूछा जा सकता है आपसे कि पोषी स्तर क्या होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पोषी स्तर क्या होता है। यह वह स्तर होता है जिसके माध्यम से खाद्य ऊर्जा जीवों के एक समूह, ध्यान से ना इसकी बात हो रही है, खाद्य ऊर्जा की, खाद्य ऊर्जा जो है वो एक समूह से दूसरे समूह में गुजर जाती है, पहुंच जाती है, गुजरती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पोषी स्तर के तौर पर। खाद्य जाल की बात करें तो सबसे पहले उत्पादक आता है, तो पोषी जैसे हरे पौधे, शैवाल। फिर प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं, गाय बकरी। द्वितीय उपभोक्ता में छोटे मांसाहारी, लोमड़ी बिल्ली आदि आएंगे। तृतीय उपभोक्ता में ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खाते हैं। और चतुर्थ में शीर्ष मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, गिद्ध, ये जो शिकार मूल तौर पर होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के एक समूह से दूसरे समूह में स्तरों की क्या करता है, श्रृंखला के माध्यम से खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित और हस्तांतरण की श्रृंखला को हम कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत रखा जाए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख प्रेरक शक्ति है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधों के द्वारा ग्रहण की। यह ऊर्जा जो होती है पारिस्थितिकी तंत्र या उच्चतर ट्रैफिक स्तरों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गया है। यह ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों, इसमें निम्न से लेकर उच्च स्तर तक के सभी शामिल होते हैं, के माध्यम से क्या होती है, स्थानांतरित होने के कारण अप्रत्यक्ष गैर चक्र से होकर गुजरती है। और स्थानांतरीकरण के दौरान या वसन के बढ़ते स्तर के माध्यम के कारण ऊर्जा की क्रमिक होने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। लिंडमैन का नियम है, आपने पढ़ा होगा 10% ऊर्जा का सिद्धांत, 10% ऊर्जा का सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहले बात आती है यह सिद्धांत दिया किसने, तो यह सिद्धांत दिया था लिंडमैन। सिद्धांत किसने दिया था, यह सिद्धांत लिंडमैन ने। उन्होंने बताया कि ऊर्जा जो होता है कार्बनिक पदार्थ के रूप में केवल 10% ऊर्जा निचले पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक स्थानांतरित होती है। यहां पर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, यह ऊर्जा पोषण स्तर स्थानांतरण है। यहां से देखिए, यहां से मृत पोषक पदार्थ, यहां से ऊर्जा का स्थानांतरण अगर किया जाएगा तो वहां तक पहुंचती पहुंचती कितनी हो जाएगी, 10% में आ जाएगी। अपघटक से कहां पहुंची भाई, आपके प्राथमिकता में पहुंची तो कितनी रह गई, 1000, यहाँ 10,000 थी, यहाँ 1000 हो गई। फिर यहाँ पर आप पोषक स्तर पर आई, पोषक स्तर पर यहाँ पर आई, द्वितीय के पास 100 रह गई और आगे जाकर कितनी आ गई, 10%। तो ऊर्जा का स्थानांतरण
ध्यान से समझिए, जिस पर जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उसकी संख्या उतनी ज्यादा होगी। जी, पृथ्वी पर प्रकृति का नियम है, जिस पर जितनी ज्यादा ऊर्जा उसकी संख्या उतनी ही ज्यादा, जिस पर जितनी कम ऊर्जा उस पर उसकी जनसंख्या उतनी ही कम के तौर पर देखी जा सकती है। मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि तृतीय उपभोक्ता जो होता है उसकी संख्या क्या है, कम है। तो ये स्तर अवशोषित है और ऊर्जा का लगभग 10% अगले स्तर द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। डिकम्पोजर और डिपोजेट स्तरों की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आएंगे। तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है ये 10% प्रतिशत के सिद्धांत पर चलता है। दोस्तों, बात आती है कि आखिर खाद्य श्रृंखला के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, तो खाद्य श्रृंखला के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो बात को और समझेंगे। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला चराई खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला क्या है? तो यहां पर जीवाणु के तौर पर देखा जाए, प्राथमिक उत्पादक क्या है, घास, इसको प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया। टिड्डा, टिड्डे को किसने खा लिया, मेढक द्वितीय उपभोक्ता। फिर सर्प और ये आपका आ गया। तो ये चराई खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है जो क्या करा गया, प्राथमिक उत्पादक के तौर पर घास को चरा किसने, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा के माध्यम से। और ये पूरी एक श्रृंखला जो बनी, ये श्रृंखला बनेगी भाई, बाज आ गया अंतिम उपभोक्ता है और यह विघटन होकर फिर कहां बन गया, जीवाणु कावक के रूप में आ जाता है और यहां पर आकर उसका अपघटन हो जाता है, छोटे छोटे अणु के रूप में टूट जाता है, जो भी मैंने आपको बताया। दूसरा है अपर्दन खाद्य श्रृंखला। दूसरी श्रृंखला कौन सी है, अपर्दन खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आती है। अपर्दन खाद्य श्रृंखला को देखेंगे तो देखिए, केंचुआ हो गया, अपर्दन क्रिया करेगा, गोरैया आया, परभक्षी है ये। और ये फिर आपका क्या करेगा भाई, मृत कार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत आए। ये मृत कार्बनिक पदार्थ क्या हो गए, जीवाणु और कवक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनका अपघटन कर दिया जाता है और ये अपघटन होकर फिर से कहां पहुंच जाते हैं, केंचुए के पास। ये पूरा प्रोसेस जो कहलाएगा ये अपर्दन खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। समुद्री खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो समुद्री खाद्य श्रृंखला में सूर्य का प्रकाश आया और सूर्य का जो मूल प्रकाश है उसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पर फाइटोप्लैंक्टन या कोशिकीय शैवाल के रूप में प्राप्त होता है। यहां से ये कहा जाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के पास आएगा, जो मूल तौर पर हम कह सकते हैं सैम्बेनीय पादप होते हैं, या जो प्लांकटन नामक एक मछली टाइप की होती है छोटी सी, उनके पास आया ये। वहां से ये छोटी मछलियों को मिला जो द्वितीय उपभोक्ता के तौर पर आई। वो फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया आपकी बुक में मैकरल। फिर आप आएंगे ट्रोना जो तृतीय उपभोक्ता के तौर पर जाना जाएगा और ये फिर आपका तृतीय उपभोक्ता में श्वेत तारक आ जाएगी और ये पूरा प्रोसेस जो कहलाएगा समुद्री खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं समुद्री खाद्य श्रृंखला से हटकर तो बात आती है खाद्य श्रृंखला का आखिर महत्व क्या है। अगर हम बात करें, मेन पॉइंट आपका यही है कि खाद्य श्रृंखला का महत्व क्या है, क्या फायदा है। खाद्य श्रृंखला का महत्व, देखिए सबसे मेन महत्व है ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण, वो मैंने अभी बताया, ऊर्जा का स्थानांतरण 10% के सिद्धांत के आधार पर होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% के सिद्धांत के आधार पर होता है। ये बात आप समझिए। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, शिकारी अपने शिकार की जनसंख्या को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अधिक जनसंख्या को रोकते हैं और इससे क्या होगा, एक संतुलन बना रहता है। पदानुक्रमित संरचना तीसरी होगी। पदानुक्रम संरचना की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रजातियों के बीच जो संबंधों को निर्धारित करने में, समझने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहां पर जो है पदानुक्रम
विभिन्न प्रजाति, जो विभिन्न प्रजातियां हैं जितनी भी, और उनके बीच का जो संबंध है, प्लस बीच के संबंध, बीच का जो संबंध है उसको बनाए रखने में क्या करता है, बनाए रखने में मदद करता है, रखने में मदद करता है। दूसरा अगर हम देखें अंतःक्रियाओं को समझने में, चौथा अंतः क्रियाओं को समझने में ये मूल आवश्यक। मूल तौर पर देखें परिस्थितिकी तंत्र और परिस्थितिकियों की बात करें तो गतिशीलता और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला का जो महत्व है वो आपके ऊर्जा स्थानांतरण करने में, जनसंख्या नियंत्रण करने में, पदानुक्रम संरचना और अंतःक्रियाओं को मूल तौर पर जो परिस्थिति की विधियां जो है, परिस्थितिकी तंत्र की जो गतिशीलता है, पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन करने में भी क्या करता है, मूल तौर पर मदद करता है। बात आती है खाद्य जाल की। अगर हम खाद्य जाल की बात करते हैं कि आखिर खाद्य जाल क्या हो, खाद्य जाल, इसमें परस्पर जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यहां पर समझना, इसमें कई खाद्य, देखिए अभी हमने पढ़ा खाद्य श्रृंखला, अब क्या पढ़ रहे हैं, खाद्य जाल। तो खाद्य जाल में मूल तौर पर देखा जाए कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। श्रृंखलाएं शामिल होती हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं इसमें शामिल, जबकि खाद्य श्रृंखला किसी एक की होगी, तो भी हमने पढ़ी पीछे। जबकि खाद्य जाल में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत क्या होती हैं, मूल तौर पर शामिल। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल को समझो भाई, खाद्य श्रृंखला सरलीकृत रेखीय प्रतिनिधित्व है। बात को जरा समझना, यहाँ कंफ्यूज होगा बच्चा थोड़ा सा। खाद्य श्रृंखला बनाम खाद्य जाल की अगर मैं बात करता हूं तो खाद्य श्रृंखला जो है यह सरलीकृत रेखीय है। सरलीकृत रेखीय प्रतिनिधित्व करती है, जबकि खाद्य जाल खाद्य संबंधों के पारिस्थितिकी तंत्र को एक दूसरे से जोड़ता है। ये क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। एक दूसरे को जोड़ता है। खाद्य जाल पर्यावरण में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के सभी संभावित हस्तांतरण को दर्शाता है, जबकि एक खाद्य श्रृंखला भोजन के मार्ग का पता लगाती है। जैव विविधता जितनी अधिक समृद्ध होगी, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल उतना ही अधिक जटिल होगा। बात तो जरा समझे, इंपॉर्टेंट बात है। जैव विविधता जितनी अधिक समृद्ध होगी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल उतना ही अधिक जटिल होगा और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति यहां पर बढ़ती जाएगी। एक सामान्य साथ खाद्य श्रृंखला की बात करें, एक सरल खाद्य श्रृंखला जो होगी एक अस्थिर परिस्थितिकी तंत्र और खराब जैव विविधताओं का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के तौर पर बाघ, खरगोश, टिड्डे, बकरी, गाय के भोजन बन सकती है। एक घास जो है खरगोश का बन जाएगा, या टिड्डे का, या बकरी का, या गाय के लिए भोजन बन सकता है। इसी प्रकार एक शाकाहारी जानवर कई मांसाहारी प्रजातियों के लिए भी भोजन का स्रोत बन सकता है। खाद्य जाल, जैसे हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ी, तो यहां पर आती है कि जो खाद्य जाल है उसका महत्व क्या है। खाद्य जाल का महत्व, जैसे हमने खाद्य श्रृंखला को पढ़ा, वहां हमने समझा उसका महत्व क्या।
यहां पर बात करेंगे तो सबसे पहला है जटिल संबंध। जटिल संबंध, जटिल संबंध परस्पर ही जुड़े होते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं से ये बने होते हैं। दूसरा, जैव विविधता का समर्थन। जैव विविधता का समर्थन। जैव विविधता, कई परस्पर जुड़ी हुई प्रजातियों की उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और अनुकूलता को क्षमताओं को बढ़ाए रखता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो लचीलापन आएगा। इस लचीलापन इससे निकल कर आता है, किसी परिस्थितिकी तंत्र की किसी बाधा को उबरने तथा पूर्व स्थिति में लौटने की प्रक्रिया में विभिन्नताओं की सीमितताएं प्रभावित हो सकती है। लचीलापन यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की बात करें तो चौथा पॉइंट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका परिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य खाद्य श्रृंखला एक संतुलित और अच्छी तरह से कार्यशील परिस्थिति तंत्र के एक अच्छा संकेत देती है। और मूल तौर पर देखा जाए तो संरक्षण रणनीतियां इसके अंतर्गत आएंगी। संरक्षण रणनीतियां, संरक्षण रणनीतियों को हम इसके अंतर्गत रख सकते। संरक्षण का प्रयास अक्सर जटिल खाद्य जालों के संरक्षण और पुनर्स्थापन का ध्यान रखने के लिए किया जाता है। बात आती है अब हमारे सामने कि आखिर पिरामिड क्या होती है। पिरामिड को समझना, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बने। पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें तो पारिस्थितिकी पिरामिड पोषक स्तरों की आरेखीय प्रतिनिधित्व करता है। तो सीधा पिरामिड होगा, उल्टा पिरामिड होगा, संख्याओं का पिरामिड होगा। इस आधार पिरामिड में विशिष्ट पोषीय स्तरों को दर्शाए वाले 36 बार होते हैं, जो प्राथमिक उत्पादन स्तर से शाकाहारी मांसाहारी के माध्यम से क्रमिक रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जीवों की मात्रा, बायोमास और ऊर्जा उत्पादक स्तर होते हैं, जो उपभोक्ता स्तर तक धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जिससे आरेख को पिरामिड के आकार पर दिखाई। पिरामिड को अगर हम देखें तो पिरामिड को हम 3 भागों में बांटें। पिरामिड कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? आप कहेंगे सर 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला होगा संख्याओं का पिरामिड, संख्याओं का पिरामिड। दूसरा दूसरा होगा बायोम पिरामिड, बायोमास पिरामिड। तीसरा होगा आपका ऊर्जा के आधार, इसको हम ऊर्जा भी कह सकते हैं या उत्पादकता का पिरामिड भी कह, या उत्पादक का पिरामिड भी हम इसको कह सकते हैं। बात आती है कि सबसे पहले हम समझते हैं पिरामिड के आधार पर, तो मूल तौर पर हम देखेंगे तो सीधा पिरामिड, संख्या पिरामिड। देखिए संख्या पिरामिड जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर आप ऐसे समझें, जिसकी संख्या ज्यादा संख्याओं के आधार पर उच्च परभक्षी, परभक्षी, शाकाहारी और उत्पादक, ये संख्या पिरामिड है। ये सीधा पिरामिड है। सीधे पिरामिड में पहला उत्पादक आएगा, फिर शाकाहारी आएगा, फिर मांसाहारी आएगा और फिर आपका शीर्ष मांसाहारी। संख्या पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये संख्या पिरामिड जो है, ये विभिन्न स्तर पर जनसंख्याओं के आकार और वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये प्रत्येक उष्णकटिबंधीय स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या पिरामिड है,
ये जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जीवों की संख्याओं का, और कहां पर, उष्ण कटिबंधीय स्तर पर। यहां पर ध्यान से समझेंगे, उष्ण कटिबंधीय स्तर पर यह बात करता है। इसका क्षेत्रफल के अनुसार संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, ऊर्ध्वाधर या उल्टा या प्रतिलोमित भी हो सकता है। ऊर्ध्वाधर पिरामिड जो होता है, जैसे कि हम निम्न स्तर से उच्च स्तर के स्तर की ओर बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत आ सकते हैं घास के मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक घास मूल तौर पर इसमें शामिल हो सकते। बात करते हैं आखिर उल्टा पिरामिड क्या। सीधा पिरामिड आपको बिल्कुल क्लियर, ये सीधा पिरामिड में पहले घास आया, फिर टिंडा आया, फिर मेढक आया, चिड़िया आया, तो ये सीधा पिरामिड है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि मूल तौर पर कि उल्टा पिरामिड क्या होता है, ऊर्ध्वाधर पिरामिड क्या होता है। ऊर्ध्वाधर पिरामिड की बात मैं कर रहा था, तो इसमें देखिए पहले उत्पादक आया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आया, फिर द्वितीय उपभोक्ता आया, फिर तृतीय उपभोक्ता आया। ये ऊर्ध्वाधर पिरामिड है। जबकि व्रतक्रमित पिरामिड की अगर हम बात करेंगे, तो व्रतक्रमित पिरामिड जो होता है, वो पहला उपभोक्ता आया, फिर आपका शाकाहारी, फिर प्राथमिक मांसाहारी, फिर द्वितीयक मांसाहारी के आधार पर, व्रतक्रमित पिरामिड के आधार पर इनको डिवाइड किया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करते हैं आखिर कि जैव संरचना के जैव आधार पर हम बात करते हैं, तो बात की जाती है बायोम पिरामिड की। आखिर बायोम पिरामिड क्या, बायोम पिरामिड की अगर हम बात करें, तो वहां पर उसको ऐसे समझने की जरूरत, हेडिंग डालेंगे बायोम पिरामिड। बायोम पिरामिड, बायोम पिरामिड को देखो, प्रत्येक पोषीय स्तर पर पूर्ण कार्बनिक पदार्थ का कुल भार का एक समय में तैयार फसल का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको बायोम पिरामिड कहते हैं। दोबारा समझे बेटा, प्रत्येक पोषीय स्तर पर, ध्यान से समझना, प्रत्येक कोशीय स्तर पर पूर्ण कार्बनिक पदार्थ, पूर्ण कार्बनिक पदार्थ का जो कुल भार है, आने समझना, का कुल भार, यहां पर ध्यान मोड पार्ट, जो कुल भार निकल कर आएगा एक समय में तैयार, एक समय में जो तैयार हो रहा है, क्या, फसल का प्रतिनिधित्व, फसल बन रही का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व जो करता है, वो सब क्या कहलाता है, वो आपका बायोम पिरामिड के अंतर्गत। पिरामिड जीवित पदार्थों की कुल मात्रा के कुल शुष्क भार को दर्शाता है। प्रत्येक पोषीय स्तर पर व्यक्तिगत गणना के बजाय भारित किया जाता है। बायोम की मात्रा ग्राम प्रति वर्ग मीटर में निर्धारित की जाती है। ये ध्यान रखना, इसकी जो मात्रा है पूछी जा सकती है कि बायोम पिरामिड की मात्रा क्या है, तो ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में इसको मापा जाए। मैंने अभी आपको पीछे देखा, बात आती है ऊर्जा पिरामिड के आधार पर। अगर हम देखें, तो ऊर्जा पिरामिड के आधार पर अगर हम देखेंगे, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, ये पिरामिड जो होता है थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत को प्रतिनिधित्व करता है। ये ध्यान से समझना, ऊर्जा पिरामिड किसका प्रतिनिधित्व करता है, किस पर प्रतिबंधित करता है, तो ये सिद्धांत को प्रतिबंधित करता है थर्मोडायनामिक, थर्मो सिद्धांत को क्या करता है, थर्मोडायनामिक सिद्धांत जो है तो क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। और ऊर्जा हानि के चित्रण के साथ प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है, वो इसके अंतर्गत। ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर है।
ऊर्जा पिरामिड जो रहेगा सदैव, ध्यान से समझना, सदैव कैसा रहता है, ये सदैव जो बनेगा ये ऊर्ध्वाधर बनेगा। सदैव ऊर्ध्वाधर, क्योंकि केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित होती है, शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है। बात आती है कि आखिर प्रदूषण और पोषण स्तर की अगर हम बात करते हैं, देखिए ऊर्जा स्थानांतरण की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए सीधा सीधा है एनपीपीसी, जीपीआर और आर। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, और कोशीय प्रक्रिया के द्वारा कुछ ग्लूकोज का उपयोग कर ऊर्जा के रूप में ये क्या कहता है, श्वसन के रूप में आगे कार्य करता है। बात आती है कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता के आधार पर, उनके आधार पर अगर हम देखेंगे तो हम इनको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम बात यहीं पर खत्म करते हैं, और आइए आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों को कर बताइए इनके आंसर क्या होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश पौधों और जीवों दोनों के प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, ना एक सही है ना दो सही है, उपरोक्त सभी सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि को मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित होते हैं, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं और आर्थिक दृष्टि से व्यवहारित होते हैं। क्या ये आंसर आपको लगता है जो भी सही हो? एक क्वेश्चन आपको मेंस के लिए दिया जा रहा है, लिखकर बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और भारत में पर्यावरण की स्थिति को आसमान बनाने में योगदान देने की वाली प्रमुख बातें क्या हैं, जरा इस पर बताएं। टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र। तो आखिर जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? रासायनिक चक्र की अगर हम बात करते हैं तो आखिर यह होता क्या है? देखिए जैव भू रासायनिक चक्र की बात करें तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं, ध्यान समझना, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं, वो रासायनिक पदार्थ जितने भी हैं, ये सभी के सभी पदार्थ मूल तौर पर देखें जैविक भागों के मध्य में चक्कर लगाते हैं। तो ये जितने भी भाग हैं ये सभी के सभी किसमें? जैविक भागों में। जो जैविक भाग होते हैं उनके बीच में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, और जो चक्कर लगाते हैं उन्हीं को मूल तौर पर हम कहते हैं कि वो जैविक भू रासायनिक चक्र का हिस्सा है। तो जीव मंडल की अगर हम बात करें तो एक जैविक खंड है, जबकि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल जो है वो अजैविक खंड के अंतर्गत आते हैं, जिसकी बात मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं। बात करते हैं खाद्य पदार्थों में अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व समाप्त नहीं होते, उन्हें अनिश्चित काल तक पुनर्चक्रित किया जा सकता है। वो करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस सजीवों के द्रव्यमान का लगभग अगर मान के चलें तो ये 95% है। ये याद रखेंगे कि सजीवों के लिए जीव पदार्थ की बात करें तो मूल तौर पर सजीवों के द्रव्यमान का लगभग 95% में क्या आता है? तो आपका कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है और आपका फास्फोरस आता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैव रासायनिक चक्र की बात करें तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि यहां पर भाई सूर्य का ये प्रकाश है, पेड़ पौधों को मिला, और ये श्वसन के तौर पर और उपभोक्ताओं के तौर पर श्वसन के मध्य में देखा जाए तो ये भू रासायनिक चक्र का एक भाग है जो जैविक और अजैविक के मध्य मूल तौर पर रहता है। तो ये पूरा का पूरा एक चक्कर है जिसे हम चट्टानों के जल तथा खनिज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पोषण चक्र के आधार पर अगर इसको देखा जाए, पोषण चक्र के प्रकार के आधार पर अगर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि पोषण चक्र के आधार पर इनको हम मूल तौर पर इतने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रतिस्थापन अवधि के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है इनको, और जलाशय की प्रकृति के अनुसार इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। भाई उत्तम पोषक चक्र की अगर हम बात करें तो उत्तम पोषक तत्व वह पोषक तत्व होते हैं जिनका उपयोग होते हुए उनकी पूर्ति होती जाती, जिनकी पूर्ति प्रॉपर तरीके से होती रहे, जैसे गैसीय चक्र है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है या आपका ऑक्सीजन चक्र है। जबकि महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात करें तो कुछ पोषक तत्व चक्र से नष्ट हो जाते हैं और तलछट में बंद हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तलछटी चक्र होता है, सल्फर चक्र होता है, फास्फोरस चक्र होता है जो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, जलाशय की प्रकृति के अनुसार अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं,
गैसीय चक्र और अवसादी चक्र के आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, बात अगर हम समझते हैं कि आखिर ये गैसीय चक्र क्या होता है, तो हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गैसीय चक्र आखिर होता क्या है। देखिए, गैसीय चक्र की मैं बात अगर करता हूं, तो गैसीय चक्र को मूल तौर पर हम सबसे पहले समझेंगे, भाई उसमें कार्बन चक्र आएगा। कौन सा चक्र आएगा बेटा? कार्बन चक्र सबसे पहले आएगा। बेटा, कार्बन चक्र की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें वायुमंडल और जीवों के बीच कार्बन का निरंतर जो आदान प्रदान होता है, जो शामिल होता है, उसको हम कार्बन चक्र के तौर पर कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन चक्र में मूल तौर पर जो वायुमंडल है, वायुमंडल और वायुमंडल के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल और जीवों के बीच, मूल तौर पर जीवों के बीच हम ये कह सकते हैं, जीवों के बीच जो भी आदान प्रदान होता है, इनके बीच में जो भी आदान प्रदान होता है, वो आदान प्रदान जो होता है वो मूल तौर पर कार्बन चक्र के अंतर्गत आता है। मूल तौर पर स्थलीय पौधों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सीधे कार्बन का उपयोग करते हैं, जबकि जलीय पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के घुलनशील के रूप में, कार्बन डाई गैस के रूप में, या हम यह कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल के रूप में भी मूल तौर पर मौजूद होते हैं या उनका उपयोग करते हैं। दूसरा, अल्प अवधि के कार्बन चक्र की अगर हम बात करते हैं, दूसरी होती है अल्प अवधि। अल्प अवधि, अल्प अवधि कार्बन चक्र की अगर हम बात करते हैं, अल्प अवधि जो कार्बन चक्र होता है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो कार्बन वायुमंडल में या वायुमंडल से हरे पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके द्वारा मनुष्य और जानवरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, उसको हम कह सकते हैं अल्प कार्बन चक्र के तौर पर जाना जाता है। बेटे, श्वसन के दौरान क्या होता है, जीव जो है चयापचय प्रक्रिया के उत्पादन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल में भी घुलनशील होती है, जिसमें महासागर पर कार्बन चक्र में देखा जाए तो कार्बन सिंक में से एक बन जाती है और समय के साथ साथ समुद्र और अधिक अम्लीय हो जाता है, जिसे महासागरीय अम्लीकरण के तौर पर हम जानते हैं। अगर हम कार्बन चक्र को देखना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि यह पूरा प्रोसेस कार्बन चक्र के अंतर्गत आता है। भाई, कार्बन चक्र में आप देखें तो देखिए, कार्बन चक्र का पूरा प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधों के द्वारा की गई, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, भाई पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, जबकि मानव उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या करते हैं, इनको छोड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक चक्र जो कहलाता है, ये पूरा एक चक्र जो है वो प्रकाश कार्बन चक्र के अंतर्गत आता है, जिसमें अवसादन जो होता है, एक जीव और पौधे जब मर जाते हैं तो वह विघटन हो जाते हैं, मृत जीव या अवसादी पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं, और उनके अवशेष जो होते हैं तल छट में बदलते चले जाते हैं, तल छट में छोटे छोटे भागों में बदलते चले जाते हैं, और वो बदलने के बाद मौजूद कार्बन को वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें अपघटन जो होता है, एक जीव जब मर जाता है तो वो जीवाणुओं के द्वारा विघटित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में पूरा छोड़ दी जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है, पूरी की पूरी प्रक्रिया कार्बन चक्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आखिर कि कार्बन चक्र के साथ अब अगला चक्र जो आता है वो आता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। तो आखिर नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, इसको समझेंगे। भाई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में लगभग अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वायुमंडल में लगभग 18% के आसपास, लगभग 18% के आसपास हम ये कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन का अपने मौलिक रूप में पाई जाती है। लेकिन मूल तौर पर देखें तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं बेटा, पहले हम इसको समझेंगे कि आखिर नाइट्रोजन चक्र, ये नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो नाइट्रोजन चक्र की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में, जैसे मैंने अभी कहा कि 18% नाइट्रोजन अपने मौलिक रूप में निष्क्रिय अवस्था में होती है, जिसका उपयोग जीवित जीव एक तत्व या प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकता, जब तक कि यह नाइट्रोजन अमोनिया की बात करें तो कार्बनिक रूप में या अन्य नाइट्रोजन या आधारित अणुओं में, मूल तौर पर कार्बनिक, न्यूक्लिक या अमीनो एसिड के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, तब तक नाइट्रोजन का प्रयोग सजीव नहीं कर सकते। जीवित जीवों में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। बात इंपॉर्टेंट है, बात को जरा समझ। भाई, जीवित जीवों में अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है, ध्यान से समझना, भाई डीएनए और आपका आरएनए, ये जो होता है डीएनए आरएनए, ठीक है ना, इसमें और प्रोटीन के निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
तो इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इनके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो हम कहेंगे कि सर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यह बना एक प्रश्न आपके लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए भी इसकी भी आवश्यकता होती है। दोस्तों समुद्र और मूल तौर पर देखा जाए, समुद्री जीव जो होते हैं या स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र दोनों में देखा जाए तो दोनों में मूल तौर पर परिस्थिति तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए भी इसका होना आवश्यक है। दोस्तों नाइट्रोजन चक्र के चरण की अगर हम बात करें तो बात आती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात मूल तौर पर निकल कर आती है। तो मूल मुद्दा जो आया वो आया कि आखिर नाइट्रोजन चक्र के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे किया जाए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें पौधों के द्वारा इसका उपयोग करने से पहले नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्रेट जैसे यौगिक में स्थिर किया जाता है। ध्यान से समझना, पौधों के द्वारा, मूल तौर पर समझें, पौधों के द्वारा जब इनका उपयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है, उपयोग करने से पहले नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या करा जाता है, परिवर्तित किया जाता है। किसमें, अमोनिया नाइट्रेट में, अमोनिया नाइट्रेट में या नाइट्रेट जैसे यौगिक में स्थित किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया जो होती है वो मध्यम के तौर पर प्रयोग की जाती है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं आपके, ब्लू ग्रीन शैवाल जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उन प्रजातियों के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा देखा जाए तो औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे उर्वरक कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। बिजली का चमकना जैसे वायुमंडलीय घटनाएं जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आ सकती है। जीवाणु के नाइट्रोजन निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बात आती है आखिर नाइट्रोजन, जो जीवाणु है, जीवाणु के अंतर्गत हम बात करें तो जीवाणु नाइट्रोजन निर्धारण की अगर हम बात करेंगे, जीवाणु नाइट्रोजन निर्जीकरण, यह हम कह सकते हैं निर्धारण के आधार पर इनका निर्माण किया जाए। तो इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाएगा सहजीवी, जबकि दूसरा कहलाएगा गैर सहजीवी, गैर सहजीवी। सहजीवी की अगर हम बात करें, राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट मूल तौर पर कहा जा सकता है। फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध मूल तौर पर यह बनाता है। जबकि गैर सहजीवी की बात करें तो मुक्त जीवित जीवाणु जैसे आते हैं इसमें, तो इसके अंतर्गत मूल तौर पर आ सकते हैं। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया, जिनमें नीले हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, जैसे मूल तौर पर हम कह सकते हैं नॉस्टॉक, एनावेना। महासागरों में बात की जाए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का यह मूल स्रोत है। पौधों में बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मदद कर सकता है एल्फा एल्फा। स्वीट क्लॉन की बात करें, स्वीट मटन की बात करें, मसूर की बात करें, गार्डन मटर की बात करें, ग्रीन बॉर्न की बात करें या क्लोरोविन की बात करें, ये सभी के सभी तत्व इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो मूल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय तौर पर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि वायुमंडल नाइट्रोजनीकरण जो प्रक्रिया है वो मूल तौर पर ये प्रक्रिया के तहत होती है, जहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लेगुस जड़ों की गांठ के रूप में रहता है। मैंने बताया कि अमोनिया या नाइट्रोड या नाइट्रोजन ट्रेट के तौर पर इनको हम यूज कर सकते हैं सजीव, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा एक चक्र जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया बिजली का चमकना जो होता है वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन कण के अंतर्गत आता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, अब हमारा मुद्दा आता है, हमारा पॉइंट है कार्ब ऑक्सीजन चक्र। कि आखिर ऑक्सीजन चक्र आखिर होता है। भाई ऑक्सीजन चक्र की बात करें तो वायुमंडल में अगर हम बात करें तो संपूर्ण वायुमंडल में ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि 21% के आसपास यहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने
गैस वायुमंडल। यह एक सतत प्रक्रिया के तहत प्राप्त की जाती है, जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल, जीवमंडल और स्थल मंडल के बीच ऑक्सीजन का संचार और आदान प्रदान किया जाता है। ऑक्सीजन चक्र की अगर हम बात करेंगे तो यह ऑक्सीजन चक्र पूरा एक प्रोसेस, यहां पर वे प्रकाश अपघटन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वनस्पति श्वसन के द्वारा, औद्योगिक उत्सर्जन के द्वारा और जीव श्वसन के द्वारा, इंडस्ट्रियल रिलेशन के द्वारा, यह पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम ऑक्सीजन चक्र के तहत जान सकते हैं। ऑक्सीजन के उत्पादन को देखा जाए तो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में जल वाष्प के साथ प्रक्रिया करता है तब ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। श्वसन की बात करें तो जितने भी जीव हैं सभी जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। विघटन की अगर हम बात करते हैं तो जब पौधा और जानवर मर जाते हैं तो विघटित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ी जाती है। जंग लगने की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन भी, इसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा धातुओं में जंग लग जाती है और इस प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। दहन की बात करें तो दहन प्रक्रिया से आग उत्पन्न होती है और इसके लिए ऊष्मा और ईंधन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। दोस्तों, ऑक्सीजन के अगर महत्व की अगर हम बात करेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है, तो सबसे मेन महत्व तो इसका वही श्वसन ही है। सबसे मेन सजीवों के लिए क्या है? श्वसन इसके लिए सबसे मेन है। मनुष्य और जानवर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर मूल तौर पर निर्भर है। दहन की अगर हम बात करें, दूसरा आता है हमारा दहन। दहन की अगर हम बात करेंगे तो दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं की बात करें तो ऑक्सीजन विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। वायुमंडल में स्थिरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। वायुमंडल में अगर हम बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन मैंने बताया कि 21% के आसपास, सॉरी 18% के आसपास, जबकि ऑक्सीजन हमारा 21% के आसपास है। क्योंकि वायुमंडल में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है संचार की स्थिरता को योगदान करने के लिए। ओजोन परत को बनाए रखने के लिए भी ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यह भी याद रखेंगे कि ओजोन परत को बनाए रखने के लिए, और ये सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर जीवों की क्या करती है? रक्षा करती है। अगर हम बात करते हैं मीथेन गैस की, बात आती है कि ये देखिए प्रक्रिया है कि आर्द्र भूमि, कृषि भूमि, ऊर्जा अवशिष्ट, तो जिनका मूल तौर पर हम प्रयोग करते हैं वायुमंडल दहन के रूप में अन्य अवशिष्ट के तौर पर। बात की जा रही है अब हमारी कि मीथेन गैस। मीथेन गैस की अगर हम बात करते हैं तो ये पृथ्वी के वायुमंडल, जीवमंडल और भूमंडल के भीतर मीथेन गैस की बात करें तो निरंतरता, गति और मूल तौर पर विनिमय का निर्माण हो रहा है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। 20 वर्ष की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की वार्मिंग शक्ति जो होती है वो 84 गुना होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें कि अगर हम बात करें तो मीथेन गैस की मैं बात करता हूं, CH4 की मैं बात करता हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। यह हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। बीस वर्ष की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की वार्मिंग शक्ति का 84 गुना। कितना? 84 गुना। कितने समय में? 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष में लगभग ये 84 गुना हो जाए।
इसका वायुमंडल जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 12 वर्ष कम होता है। भूस्तर पर देखा जाए तो ओजोन का निर्माण में मूल तौर पर योगदान। मीथेन उत्सर्जन के स्रोत की अगर हम बात करें तो बात आती है प्राकृतिक स्रोत, आर्द्र भूमि के तौर। इसकी बात मैंने अभी आपसे कही कि आर्द्र भूमि के तौर, आर्द्र भूमि के तौर पर अगर हम देखेंगे इसको तो नियोजनित बैक्टीरिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का क्या करा जाता है, यहां पर अपघटन किया जाता, अपघटन किया जाता। जंगलों के साथ पाचन प्रक्रिया के द्वारा, पाचन के दौरान क्या किया जाता है, माइक्रोबियल किण्वन के उत्पादन के रूप में जुगाली करने वाले जानवरों जैसे गाय, भेड़, बकरियों का भी यहां पर पाचन तंत्र के तौर पर प्रयोग किया जाता। दीमक के तौर पर हम कह सकते हैं, सूक्ष्म दीमक की आंतें पाचन के दौरान भोजन का मीथेन में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। भूवैज्ञानिक स्रोत के तौर पर देखा जा सकता है तेल, गैस क्षेत्र, मिट्टी और ज्वालामुखी और कोयला तल और रोल जमा जैसी भूवैज्ञानिक संरचना इसके अंतर्गत। मीथेन उत्सर्जन में अगर मानव का स्रोत देखा जाए तो वहां पर हम यह कह सकते हैं, यहां पर अगर मानव का स्रोत अगर हम देखेंगे कि मानव स्रोत क्या है, तो पशुधन बढ़ावा, जैसे भी मैंने आपसे कहा कि भाई कृषि, तो ये क्या है, हम ये कह सकते हैं कि मानव स्रोत, मानव स्रोत, मानव जनित। पशु बढ़ावा, चावल की खेती मीथेन के विकास को बढ़ावा देता है। मूल तौर पर हम कह सकते हैं चावल का उत्पादन जो मीथेन को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। लैंडफिल और अवशिष्ट जल का उपचार, अवायवीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें, में जैविक अवशिष्ट अवघटन से भी मीथेन उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पादन में अगर हम बात करेंगे तो ऊर्जा उत्पादन और उपभोग की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस, कोयला, तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण, प्रसंस्करण और वितरण के दौरान भी मीथेन का उत्सर्जित होता है। बायोमास जलाने की अगर हम बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, तो जंगली कृषि अवशेषों, पीटलैंड आदि को जलाना भी इसके अंतर्गत आता है। वायुमंडलीय परिवहन की अगर हम बात करें तो ये सभी के सभी वायुम दहन वगैरह, ये सभी के सभी किसके लिए जिम्मेदार हैं, मीथेन के लिए जिम्मेदार। तो ये मीथेन का एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत मीथेन का क्या होता है, वायुमंडल में निर्माण होता है। वायुमंडलीय परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है और मीथेन को हवा और वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न के द्वारा वायुमंडल के मध्य से ले जाया जाता। ऑक्सीकरण और अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा हटाए जाने से पहले लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जहां पर पूरा तरीके से पूरा प्रोसेस है जिसमें लगभग मैंने भी बताया कि 12 वर्ष कम समय लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन 84 गुना ज्यादा नुकसान। मीथेन सिंक की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी प्रक्रिया जो वायुमंडल से मीथेन का उपयोग करती है उसे मीथेन सिंक माना जाता है। मीथेन को अवशोषण और विघटन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थलीकरण सतहों जैसे वनस्पति, मिट्टी और जल निकायों पर जमा किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तल छठी चक्र क्या हो। अगर हम बात करते हैं कि तल छठी चक्र, इसको अगर हम समझते हैं तल छठी चक्र के अंतर्गत फास्फोरस, यहां से समझेंगे फास्फोरस प्लस कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, तल छठी चक्र के माध्यम से क्या होता है, प्रसारित होता है। तल छठी चक्र में शामिल तत्व आमतौर पर वायुमंडल के माध्यम से चक्रित नहीं होते बल्कि समुद्रीय पक्षियों के मलमूत्र के माध्यम से
कटाव, अवसादन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी गतिविधियां और जैविक परिवहन के माध्यम से प्रवाह के एक बुनियादी पैटर्न का मूल तौर पर पालन करते हैं। यहां पर हम समझ सकते हैं कि तलहटी चक्र के अंतर्गत मीथेन का चक्र जो हमने समझा, उसमें एक चक्र और आता है, वो चक्र है आपका फास्फोरस फास्फोरस चक्र। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फास्फोरस चक्र है, ये फास्फोरस चक्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये डीएनए और आरएनए के संरचनाओं के ढांचे का एक आवश्यक घटक है, जिसे बनाने में मूल तौर पर मदद करता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि आखिर इसका स्रोत क्या, तो मुख्य रूप से कटाव और खनन गतिविधियों के माध्यम से खनिज फास्फेट चट्टानों में इसका मूल तौर पर होता है। भंडारण एवं वितरण के आधार पर देखें तो भूपर्पटी मुख्यतः जलाशय के रूप में यह कार्य करता है। यहां से फास्फोरस चक्र शुरू होता है। तो पूछा जा सकता है कि फास्फोरस चक्र शुरू कहां से होता है। हम इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं भूगर्भ होते नवीन चट्टानों के सतह और धक्का देने के आधार पर नदियों के द्वारा जल स्रोत के द्वारा मूल तौर पर नए चट्टान के रूप में जमाव के रूप में मृदा और कृषि में फास्फोरस की संरचना के माध्यम से वनस्पतियों के द्वारा फास्फोरस का अवशोषण किया जाता है और जीवों के द्वारा वनस्पति को इसके तहत यूज किया जाता है। दोस्तों, भूमि पर फास्फोरस मुख्य रूप से फास्फेट के रूप में मौजूद होता है। तो यह पूछा जा सकता है कि फास्फोरस किस तरह मौजूद होता है। अगर हम पूछें कि यह मौजूद जो होता है वो किस तरीके से रहता है, ये फास्फेट के रूप में होता है। किस रूप में रहता है? यह फास्फेट के रूप में है। बात आती है कि आखिर पौधों के द्वारा इसका अवशोषण कैसे किया जाए। अगर हम पौधों के द्वारा इसके अवशोषण की बात करते हैं फास्फोरस के, तो पौधों के द्वारा अवशोषण, पौधों के द्वारा अवशोषण पौधों के द्वारा अवशोषण फास्फोरस जानवरों के द्वारा या तो सीधे पौधों में पाए प्राप्त किया जाता है या सीधे तौर पर भोजन करने वाले जानवरों की खपत के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। अपघटन के माध्यम से अगर हम बात करते हैं, अपघटन के माध्यम से अपघटन के माध्यम से अगर हम बात करेंगे तो यह प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पौधों और जानवरों के टूटने के माध्यम से फास्फोरस अपने अकार्मिक रूप में मूल तौर पर परिवर्तित होता है। इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव प्लस मृत जीव, इनका क्या होता है? अपघटन किया जाता है। चक्र अवधि की अगर हम बात करते हैं, चक्र अवधि की अगर हम बात करेंगे तो बात निकल कर आएगी लाखों वर्षों से क्रिस्टल प्लेटें बढ़ती हैं। तो यहां पर बात करेंगे, अगर लाखों वर्षों की बात करें, लाखों वर्षों से अगर हम देखें तो क्रिस्टल प्लेटें बढ़ती हैं, जिससे भूमि पर फास्फेट प्रकट होता है। जिससे क्या होता है? फास्फेट प्रकट होता है। और मौसम के कारण चट्टानों में फास्फोरस का निर्माण होता है। मैंने भी बताया कि पृथ्वी पर फास्फेट के रूप में फास्फोरस मूल तौर पर पाया जाता है और मौसम के कारण चट्टानों में जो पाया जाता है वो फास्फोरस पाया जाता है, जिससे चक्र का भू रासायनिक चरण के रूप में पूर्ण तौर पर प्राप्त किया जाता है। भू रासायनिक चक्र क्या होता है अभी हमने चर्चा। बात आती है आखिर हमारा ये मूल तौर पर देखें तो मृदा में सल्फेट की बात करें, सल्फर चक्र की बात, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मूल तौर पर पाएंगे कि वायुमंडल में जो सल्फेट है
मुख्य रूप से मिट्टी तलछट में संग्रहित होता है, जो कार्बनिक कोयला, तेल, पीट और अकार्बनिक रूप में जमा होता है। पेराइड रॉक, सल्फर रॉक, दोनों में सल्फेट, सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में ये मूल तौर पर बंद होता है। वायुमंडल में इसके प्रवेश की अगर हम बात करते हैं, तो वायुमंडल में सीधे तौर पर इसके प्रवेश की अगर हम बात करें, तो चट्टानों के अपक्षय के द्वारा, अपर्दन अपवाह के द्वारा, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के माध्यम से, नमक के घोल में, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसका प्रयोग होता है। अन्य स्रोत की अगर हम बात करें, तो ज्वालामुखी विस्फोट अन्य स्रोत में अगर हम देखें, अन्य स्रोत में अगर हम देखेंगे, तो ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन इसके अंतर्गत है। समुद्र की सतह और अपघटन से निकलने वाली गैस इसके अंतर्गत। गैसीय घटक के तौर पर देखा जाए, गैसीय घटक के तौर पर अगर हम देखेंगे इसको, तो हाइड्रोजन, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड एक गैसीय घटक का परिचय दे सकता है। पौधों के द्वारा अगर देखा जाए, हम इसको देख सकते हैं कि पौधों के द्वारा अगर इसका ग्रहण किया जाता है, तो पौधे सल्फर को सल्फेट के रूप में अवशोषित करते हैं और इसे चयापचय प्रक्रिया के माध्यम से अमीनो एसिड और प्रोटीन में शामिल करते हैं। मिट्टी और पानी में पुनरावृत्ति की बात करें, तो मृत कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन और अपघटन के माध्यम से यहां पर इनका पुनर्चक्रण। बात आती है कि आखिर इस सल्फर चक्र जो होता है, इसमें पारिस्थितिकी अनुक्रम के आधार पर इसको अगर समझें, तो बात आती है पारिस्थितिकी अनुक्रम के आधार, क्या लेंगे? पारिस्थितिकी अनुक्रम। अनुक्रम की बात, तो बात आती है कि आखिर यह होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, अनुक्रम का अर्थ क्या है? समय के साथ पारिस्थितिकी समुदायों की संरचना और गठन में जो परिवर्तन होता है, उस विकास की प्रकृति क्रमिक प्रक्रिया को हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम। ये कह सकते हैं पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो संरचना है इसकी पारिस्थितिकी, और उसके गठन में जो परिवर्तन हो रहा है, गठन में जो परिवर्तन हो रहा है, विकास की जो प्रक्रिया है, इसका प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। यहां पर एक शब्द आता है क्रमक के आधार पर। क्रमक के आधार पर हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी अनुक्रम की प्रक्रिया के भीतर एक विशिष्ट चरण या चरणों की श्रृंखला को संवर्धित किया जाता है। क्रमों के चरण के आधार पर इसमें अग्रणी प्रजातियां, मध्यवर्ती प्रजातियां और चरमोत्कर्ष समुदाय मूल तौर पर शामिल होते हैं। इनमें से प्रत्येक चरण पर्यावरण को प्रभावित करता है और अगले चरण के लिए तैयार है। अग्रणी प्रजातियों के तौर पर ये किसी क्षेत्र में, अगर हम यहां पर अग्रणीय प्रजाति को समझें, अग्रणीय प्रजाति, तो किसी क्षेत्र में कॉलोनियां स्थापित करने वाले जो जीव होते हैं, जैसे लाइकेन, एग्जाम्पल के तौर पर लाइकेन, ठीक है, काई को ले सकते हैं, है ना, घर में काई लग गई। मध्यवर्ती प्रजातियां, दूसरा होता है मध्यवर्ती प्रजातियां, मध्यवर्ती प्रजातियां, ये प्रजातियां अग्रणीय प्रजाति का अनुसरण करती हैं। ये क्या करती हैं? इनका अनुसरण।
इनका अनुसरण करती, अनुक्रम के मध्यवर्ती चरणों के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को स्थापित करती है। उदाहरण के तौर पर घास। चरमोत्कर्ष समुदाय की अगर हम बात करेंगे, अगला आएगा चरमोत्कर्ष समुदाय। पौधे और जानवरों की प्रजातियों की अपेक्षाकृत स्थिर और विविध श्रृंखलाओं की जो विशेषताएं होती हैं, जो मौजूदा पर्यावरणीय परिस्थिति की भली भांति अपनाती हैं, जैसे वन हो गया, घास के मैदान हो गए, ये सटीक एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ सकते। बात आती है कि परिस्थितिकी तंत्र के मूल तौर पर हम देखें तो इसके इनको हम मूल तौर पर कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इनको देखें, हम ये कह सकते हैं कि परिस्थितिकी क्रमांक के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक विभिन्न आधार पर इनको डिवाइड किया जा सकता है। बात आती है सबसे पहले कि प्राथमिक कौन सा डालेंगे। प्राथमिक अनुक्रम, परिस्थितिकी तंत्र के अनुक्रम के प्रकार। तो अगर हम इसके प्रकार देखें, प्रकार तो पहला आएगा प्राथमिक अनुक्रम। अनुक्रम प्राथमिक, किसी स्थलीय स्थल पर प्रारंभिक चरण में या पहले किसी अन्य समुदाय के द्वारा अधिकृत नहीं किया गया अग्रणी प्रजातियां जिनमें अग्रसर रोगाणु, लाइकेन और काई मूल तौर पर शामिल हो। और मूल तौर पर इसमें प्राथमिक अनुक्रम में अगर हम स्थान देंगे तो हम मूल तौर पर लाइकेन को रख सकते हैं, काई को रख सकते हैं, जो पर्यावरण के निवासी के तौर पर जाने। ये रेत के टीले, ज्वालामुखी द्वीपों, लावा आदि में इनकी शुरुआत। इनकी अगर हम शुरुआत देखें, इनकी शुरुआत अगर पूछी जाए कि इनकी शुरुआत कहां से होती, रेत के टीले के तौर, रेत के टीले के तौर, ज्वालामुखी द्वीपों में इनके निर्माण शुरुआत होती। लावा प्रवाह प्रजाति के तौर पर इनको जाना जाता है। लावा प्रवाह के तौर पर भी इनको पूर्ण तौर पर जाना जाता है। अग्रणीय प्रजातियां आवास स्थिति में संशोधन करती हैं। अग्रणीय प्रजातियों के जीवों की मृत्यु हो जाती है और वे अपने पीछे कार्बनिक पदार्थ छोड़ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ अपघटन के दौरान कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करते हैं और जो उपधाराओं में खुल जाते हैं, जिससे पोषक तत्व अपने निर्मुक्त हो जाते हैं। जैविक कचरा मूल तौर पर जमा होता चला जाता है, जिससे जीवों को या उनके जो बीज हैं, बीजों को उगने के लिए उपयुक्त मिट्टी का वातावरण मिलता है। जीवों का समुदाय लगातार विकसित होता रहता है और ये विधि जो होती है जिसमें प्रतिस्पर्धा मूल तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देती। नए विशिष्ट अवसर उभरते हैं और नई प्रजातियों का आक्रमण बढ़ता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक समुदाय का मूल तौर पर कह सकते हैं प्रतिस्थापन होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण के आधार पर भाई ये बंजर भूमि के आधार पर अग्रणीय प्रजाति, मध्यवर्तीय समुदाय, शीर्षक समुदाय, ये इनका क्रमिक आधार। इसी के आधार पर हम इसको अगर द्वितीयक अनुक्रम के आधार पर देखें, द्वितीयक अनुक्रम में हम दे सकते हैं ये व्यवधान इसके सामने आएंगे। ये प्राथमिक के बाद व्यवधान की स्थिति उभरती हुई दिखाई देगी। यहां पर ये कह सकते हैं कि मध्यवर्ती समुदाय इसके अंतर्गत आएगा और शीर्ष समुदाय फिर बाद में निकल। द्वितीय अनुक्रमण के आधार पर हम कह सकते हैं ये मौजूदा समुदाय में पूर्ण या आंशिक विनाश के बाद, ये देखिए या तो पूर्ण विनाश हो रहा है या आंशिक विनाश हो रहा है, व्यवधान के बाद इनका विकास होता है। और ये तब होता है जब पौधे उस क्षेत्र पर कॉलोनी बना लेते हैं जहां चरमोत्कर्ष समुदाय ने बाधा का अनुभव किया हो। इसके कारण की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ का होना, सूखा आ जाना, आग लग जाना, तूफान आ जाना,
मानवीय गतिविधियां जैसी कटाई, कृषि और अतिचरण जैसी घटनाओं के बाद द्वितीय अनुक्रम की शुरुआत होती है। बाधा होने पर क्षेत्रों में लचीला घास की प्रजातियां शामिल हो जाती हैं, जो बाद में लंबी प्यास और जड़ी बूटियों के पौधों के रूप में जड़ती हैं, जो कई वर्षों तक पक्षियों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को हावी बनाए रखने में योगदान रखते हैं। यहाँ पे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, कीड़े हो गया, बीज खाने वाले जैसे जीव इसके अंतर्गत। पारिस्थितिक तंत्र विकसित होता है और क्षेत्र को वन क्षेत्र में बदल देता है, और एक वन समुदाय, एक मूल तौर पर वन समुदाय का आकार ले लेता है, जो परितंत्र के अंतर्गत। बात आती है कि आखिर द्वितीयक अनुक्रम को अगर हम और सही से समझें, तो प्राथमिक अनुक्रम अग्रणीय प्रजाति के तौर पर जाना जाता है। यहां पर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, एक खाली रॉक है, फिर ये लाइकेन में चेंज हुआ, छोटे पाइप और लाइकेन में आया, घास और बहुवर्षीय पादप आए यहाँ पर, फिर घास, झाड़ी, छाया सहित वृक्ष पाइपलाइन पाए गए, और उसके बाद छाया सहित वृक्ष और इकोरी के रूप में यह प्राथमिक अनुक्रम के अंतर्गत आ सकते। जबकि इसको अगर हम द्वितीय अनुक्रम के आधार पर देखेंगे, तो आग हुआ, विनाश हुआ, विनाश के बाद एक घास और बहुवृक्षी वृक्ष का निर्माण हुआ। वही 0 वर्ष 1 से 2 वर्ष का समय लगता है, और 3 से 4 वर्ष का समय लगता है जहां पर प्रकृति का विनाश हुआ, उसके बाद घास और बहुवृक्षी वृक्ष का बनने में। इसके बाद मध्यवर्ती प्रजाति आती है, जिसमें घास, झाड़ी, पाइपन, ओक और हिकोरी का आता है, जिसको 5 से लेकर 150 वर्ष का समय लग सकता है। और शीर्ष समुदाय की अगर हम बात करेंगे, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, हिकोरी वन आते हैं, जिसको 150 से लेकर अधिक का समय लग सकता है। बात आती है ऑटोजेनिक और एलोजेनिक अनुक्रमण की बात। तो यहां पर हमें समझना होगा कि आखिर ऑटोजेनिक क्या होता है। डालेंगे ऑटोजेनिक या एलोजेनिक। देखिए, सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि आखिर ऑटोजेनिक क्या, बाद में हम चर्चा करेंगे। ऑटोजेनिक अनुक्रम की बात करें, उस विशिष्ट समुदाय में जैविक कारकों या जीवित जीवों के द्वारा संचालित परिस्थितिकी तंत्र का यह अनुकरण करता है। तो यह किसका अनुकरण करता है? ऑटोजेनिक जो है, यह मूल तौर पर हम कह सकते हैं जो जैविक है, जितने भी, या जीवित जीव, या जीवित जीव जो है, के द्वारा संचालित परिस्थितिकी तंत्र का, इनके द्वारा संचालित परिस्थितिकी तंत्र का क्या करता है? संचालन करता है। जैसे जैविक कारक, मूल तौर पर मूल कारक क्या होगा? जैविक कारक। द्वितीय अनुक्रमण ऑटोजेनिक अनुक्रमण का प्रारंभ करता है। ये किसका प्रारंभ करता है? द्वितीय अनुक्रमण का प्रारंभ। जबकि अगर हम बात करते हैं एलोजेनिक की, एलोजेनिक को अगर हम समझेंगे, ये क्या करता है? ये अजैविक कारकों, जितने भी अजैविक कारक हैं, प्लस जितने भी हम कह सकते हैं समुदायों के बाहरी कारक, जितने भी बाहरी कारक, इसके कोई भी समुदाय है, बाहरी कारकों के द्वारा इनका क्या करता है? संचालित किया जाता है। इसमें जैविक कारक और बाहरी कारक मूल तौर पर प्रभावित करते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि वो द्वितीय अनुक्रमण का प्रारंभ करता है, ये प्रथम का करता है, प्रथम अनुक्रमण को प्रदर्शित करता है, शुरुआत करता है। ऑटोजेनिक अनुक्रमण को ये क्या करता है? बढ़ावा करता है। हम ये कह सकते हैं ये बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है किसको? ऑटोजेनिक।
ऑटोजेनिक को क्या करता है, ये बढ़ावे के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों आती है स्वपोषी बनाम विषमपोषी अनुक्रम। ये भी एग्जाम में, आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताइए स्वपोषी स्वपोषी मुख्य रूप से कार्बनिक वातावरण की शुरुआत करता है। स्वपोषी क्या करता है, कार्बनिक वातावरण की शुरुआत। हरे पौधे का प्रारंभिक और निरंतर प्रबुद्ध इसी की विशेषता है। बढ़ते स्वपोषी के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है, इसी के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। जबकि विषमपोषी की अगर हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जैविक वातावरण की शुरुआत करता है। जैविक वातावरण की शुरुआत करता है। यहां पर हम कह सकते हैं हेटरोट्रॉफ्स का प्रारंभिक प्रभुत्व यहां पर आता है, और ऊर्जा प्रवाह की कम हुई। ये क्या करता है, हेटरोट्रॉफ्स पौधों को खाकर ऊर्जा का उपयोग मूल तौर पर ये इसके अंतर्गत। बात आती कि परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को समझ, कि परिस्थितिकी तंत्र की आखिर स्थिरता। अगर हम बात करते हैं कि परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को भी समझना जरूरी है। परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, होमियोस्टेट्स अगर हम बात, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं एक जैविक प्रणाली की उन परिवर्तन का विरोध करता है। प्रवृत्तियों को, परिस्थितिकी तंत्र को, उनकी प्रजातियों की संरचना और कार्यात्मक प्रक्रियाओं के विनियमन करने, संतुलित बनाए रखने की अनुमति देता। तो यहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस एक जैविक प्रणाली की उन परिवर्तन का यह विरोध करता है जो प्रवृत्तियों, जो परिस्थितिकी तंत्र को, उनकी प्रजातियों की संरचना और कार्यात्मक प्रक्रिया को विनियमित करने, संतुलित बनाए रखने की अनुमति देता। उदाहरण के तौर पर तालाब परिस्थितिकी तंत्र में एग्जाम्पल ले सकते हैं, तालाब परिस्थितिकी तंत्र जो हम कह सकते हैं ज़ूप्लैंक्टन की आबादी को बढ़ जाती है। जैसे जैसे भुखमरी के कारण ज़ूप्लैंक्टन कम होता चला जाता है, और हम देखेंगे चक्रीय प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला को, पोषक स्तर को भी वहां पर जारी रखने में तत्पर। इसका नकारात्मक तंत्र अगर देखा जाए, इसका नकारात्मक तंत्र अगर निकालेंगे, तो परिस्थितिकी तंत्र में होमियोस्टेटिस में स्थिरता बनाए रखने के लिए भोजन की कमी जैसे संसाधनों को सीमित रखना भी इसमें शामिल रखा गया है। वो एक नकारात्मक तंत्र के अंतर्गत बात आती। आखिर नियंत्रण केंद्र कैसे इसको निर्धारित किया, यहां पर अगर हम देखें तो नियंत्रण केंद्र के तौर पर रिसेप्टर और इफेक्टर जो इसका प्रभाव डाल। होमोस्टेटिस है, ये प्रेरक परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है जो असंतुलित अत्यधिक होता है और असंतुलित अल्प को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। ये आंतरिक वातावरण में परिवर्तन की निगरानी रखता है। कौन? रिसेप्टर। ये फिर क्या करता है, आंतरिक अंतर्विष्ट विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं को प्रेषण करता है नियंत्रण केंद्र के तौर पर, और फिर विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं को प्राप्त करता है इफेक्टर प्रभाव के आधार। फिर हम कह सकते हैं नियंत्रण केंद्र के द्वारा
आदेशों का जवाब देता है और ये उत्तेजना का विरोध करता है और इसे बढ़ा सकता है। बात आती है। आखिर ये नियंत्रण तंत्र जो है इसके आधार पर जैविक क्षमता क्या है? कहा ना कि ये मूल तौर पर जवाब देता, उत्तेजना विरोध करता है और इसको बढ़ावे के विरोध करता है। बात आती है जैविक क्षमता के बाद कि आखिर जैविक क्षमता क्या है? जैविक क्षमता आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति की तंत्र में प्रजनन करने की किसी प्रजाति की क्षमता को उसको जैविक क्षमता के रूप में जाना जाता है। ये कह सकते हैं किसी भी प्रजाति की क्षमता को प्रजनन करने की, प्रजनन करने की क्षमता, तो उसकी जैविक क्षमता के तौर पर यह पैदा होने वाली संतानों की मात्रा और उनके प्रजनन की आवृत्ति से निर्धारित होता है। जीवों की जैविक क्षमता प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य की तरह कई विशाल प्रजातियां पूरे वर्ष या प्रजनन काल के दौरान केवल संतान पैदा करती हैं। दूसरी ओर कीड़े प्रति वर्ष हजारों जीव पैदा कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कह सकते हैं बड़े जीवों की जैविक क्षमता छोटे जीवों की तुलना में कम होती है। तो यहां पर नोट करने वाली बात है कि प्रजनन क्षमता अगर पूछी जाए तो बड़े जीवों की जैविक क्षमता, तो बड़े जीव होते हैं, बड़े जीव की क्या होती है? कम होती है। जबकि छोटे जो होते हैं छोटों में क्या होती है? ज्यादा। बात आती है कि जैविक क्षमता के आधार पर मूल तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैविक क्षमता जो आपके आधार पर देखा जाए तो बड़े जीवों में हम कह सकते हैं कि भाई बड़े जीवों में मूल तौर पर कम पाई जाएगी और छोटे जीवों में पारिस्थितिकी पदचिन्ह की अगर हम बात करें, बात आती है पारिस्थितिकी पदचिन्ह इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। पदचिन्ह, पारिस्थितिकी पदचिन्ह ये प्राकृतिक पूंजी पर मानव मांगों को मापने के लिए वैश्विक पदचिन्ह नेटवर्क द्वारा प्रसारित एक विधि है। यह मापता है कि कोई जनसंख्या या उत्पाद कितने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। यह मापने का भी तरीका है कि किसी निश्चित जीवन शैली का समर्थन करने के लिए पर्यावरण की कितनी आवश्यकता मांग पदमा पर यह उन परिस्थिति की संपत्तियों को मापता है तो दी गई आबादी या उत्पाद को उसके द्वारा उपयोग किए जाने के वाले प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करने और उसके अवशिष्ट विशेष रूप से कार्बनिक उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए आवश्यक। दोस्तों बात आती है कि यहां पर अगर हम देखें तो यदि किसी जनसंख्या या पारिस्थितिकी पदचिन्ह क्षेत्र की जैव क्षमता से अधिक है उस क्षेत्र में जैव क्षमता की कमी होती हुई दिखाई दी। वैश्विक तौर पर देखा जाए तो पदचिन्ह नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब की गई तो इसकी स्थापना 2003 में की गई 2003। एक स्वतंत्र थिंक टैंक है तो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका बेल्जियम स्विट्जरलैंड में और इसे उच्च देशों में से प्रत्येक में एक धर्मांत और गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। अर्थ ओवर स्टेट की अगर हम बात करते हैं अर्थ ओवर सूट डेट चलेंगे अर्थ देखिए जब संपूर्ण ग्रह परिस्थिति की कमी से जूझ रहा होता है तो हम उसे ओवरशूट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कमी से जूझ रहा हो तंत्र
कमी से अगर जूझ रहा है तो ओवरशूट। मानवता का पारिस्थितिकी पदचिन्ह पृथ्वी की जैव क्षमता के आधार पर निर्भर। अर्थ ओवरशूट डेट की अगर हम बात करें, उस तारीख को चिन्हित करता है जब किसी दिए गए वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों की सेवाओं के लिए मानवता की मांग उस वर्ष में पृथ्वी के द्वारा पुनर्जीवित की जा सकने वाली क्षमता से अधिक हो जाए। अर्थ ओवरशूट डे को लेकर वर्ष के अंत तक मानव परिस्थिति की कमी पर खर्च पर क्या किया काम करता। बात आती है, ये आज हमारा टॉपिक था और आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। इको टाइप कहा जाता है, इकेट कहा जाता है, इकोस्फीयर कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीस्टोन प्रजातियां संख्या एवं जैव भार की दृष्टि से किसी समुदाय में प्रमुख होती हैं। कीस्टोन प्रजाति समुदायों के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक सही है ना दो सही है। आपके लिए मेंस के लिए एक क्वेश्चन है, बायोम से आप क्या समझते हैं और विभिन्न प्रकार के बायोम की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आपका यह टॉपिक पूर्णतः से कंप्लीट हो गया है। नए टॉपिक में आएंगे, वहां पर चर्चा करेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अमित कुमार का नमस्कार आपको। आप पढ़ते रहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं तल छठी चक्र क्या हो। अगर हम बात करते हैं कि तल छठी चक्र, इसको अगर हम समझते हैं, तल छठी चक्र के अंतर्गत फास्फोरस, यहां से समझेंगे। फास्फोरस प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, तल छठी चक्र के माध्यम से क्या होता है? प्रसारित होता है। तल छठी चक्र में शामिल तत्व आमतौर पर वायुमंडल के माध्यम से चक्रित नहीं होते, बल्कि समुद्रीय पक्षियों के मलमूत्र के माध्यम से, कटाव, अवसादन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी गतिविधियां और जैविक परिवहन के माध्यम से प्रवाह के एक बुनियादी पैटर्न का मूल तौर पर पालन करते हैं। यहां पर हम समझ सकते हैं कि तलहटी चक्र के अंतर्गत मीथेन का चक्र जो हमने समझा, उसमें एक चक्र और आता है, वो चक्र है आपका फास्फोरस फास्फोरस चक्र। ये जलीय परिस्थितिकी तंत्र और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फास्फोरस चक्र है, ये फास्फोरस चक्र जलीय परिस्थितिकी तंत्र में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण। ये डीएनए और आरएनए के संरचनाओं के ढांचे का एक आवश्यक घटक है, जिसे बनाने में मूल तौर पर मदद करता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि आखिर इसका स्रोत क्या, तो मुख्य रूप से कटाव और खनन गतिविधियों के माध्यम से खनिज फास्फेट चट्टानों में इसका मूल तौर पर होता है। भंडारण एवं वितरण के आधार पर देखें तो भूपर्पटी मुख्यतः जलाशय के रूप में यह कार्य करता है। यहां से फास्फोरस चक्र शुरू होता है। तो पूछा जा सकता है कि फास्फोरस चक्र शुरू कहां से होता है। हम इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं भूपर्पटी नवीन चट्टानों के सतह और धक्का देने के आधार पर नदियों के द्वारा, जल स्रोत के द्वारा, मूल तौर पर नए चट्टान के रूप में, जमाव के रूप में, मृदा और कृषि में फास्फोरस की संरचना के माध्यम से, वनस्पतियों के द्वारा फास्फोरस का अवशोषण किया जाता है और जीवों के द्वारा वनस्पति को इसके तहत यूज किया जाता है। दोस्तों, भूमि पर फास्फोरस मुख्य रूप से फास्फेट के रूप में मौजूद होता है। तो यह पूछा जा सकता है कि फास्फोरस किस तरह मौजूद होता है। अगर हम पूछें कि यह मौजूद जो होता है वो किस तरीके से रहता है, ये फास्फेट के रूप में होता है। इस रूप में रहता है, यह फास्फेट के रूप में है।